Assalamu alaikum friends. I'm Taqdees Siddiqui with Computer Graphics for Bachelor's in Computer Science course being offered by Virtual University, Government of Pakistan. This is our 15th lecture today. We have been talking about clipping algorithms and we are going to continue our discussion on the same topic today. So let's begin. You would recall that last time we were talking about line clipping algorithms. We talked about point clipping and then line clipping, and we looked at a couple of algorithms and then tried to compare their efficiencies as well. Today we are going to talk about some polygon clipping. बिल्कुल जिस तरह से हम लाइंस को जो कि हमारे व्यू एरिया में या व्यू पोर्ट के अंदर आ रही हैं उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं और जितना पोर्शन उनका उस विंडो से बाहर है उसे हम कट कर देना चाहते हैं, क्लिप कर देना चाहते हैं, उसी तरह से when we are displaying some polygon, some area which is coming in our display window, that would be saved, kept, and the area that is falling outside the boundaries of that clip window, that would be clipped, gotten rid of. That would not be saved. Just to recap, we do know what a polygon is. So a polygon, which is usually defined by a sequence of vertices and edges. If the polygons are unfilled, then the line clipping techniques are going to help us. But if we have some filled polygons, then we'll have to do something more. As we discussed last time, that we now know how to clip lines. तो अगर unfilled polygon की बात करें तो उसके तो naturally सिर्फ edges ही बने हुए होंगे. अब वो एजेस हमारी डिस्प्ले विंडो या हमारी क्लिप रेक्टेंगल के अंदर कहाँ कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितना पोर्शन उनका विद इन द बाउंड्रीज लाई कर रहा है, कितना पोर्शन आउटसाइड द बाउंड्री जा रहा है, उसके मुताबिक हमें ये डिसाइड करना होगा कि किस हिस्से को हमने सेव करना है और डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करना है. अब उसके लिए लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो काफ़ी होंगे, बिकॉज अनफिल्ड पॉलीगॉन्स आर मेड ऑफ लाइन्स. वर्टिसेस डिफाइन करते हैं, वर्टिसेस के दरमियान में जो हम लाइनें या लाइन सेगमेंट्स लगाते हैं वो एजेस बन जाते हैं हमारे पॉलीगॉन के. नाउ दोज एजेस आर सिंपली स्ट्रेट लाइंस. सो द लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स वुड सिंपली हेल्प अस. सिर्फ इतना होगा कि वो आपस में वर्टेक्स के ऊपर जुड़ रही होंगी वो लाइन सेगमेंट्स. सो वी डोंट केयर अबाउट इट मच. हमारे लिए हर एक इंडिविजुअल लाइन सेगमेंट जो है वो एज अ लाइन सेगमेंट बिहेव करते हुए लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स के तहत क्लिप हो सकता है. लेकिन जब हम फिल्ड पॉलीगॉन्स की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि अब सिर्फ एजेस नहीं है बल्कि उनके दरमियान में जो बॉडी है, जो सरफेस है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ वील हैव टू डू अ लिटिल फर्दर, अ लिटिल मोर. सिर्फ लाइंस के बारे में अगर हम ये तय कर लें कि हाँ ये एज जो है, फॉर इंस्टेंस P1 से P2 तक जो एज है उसका सिर्फ P1 से P1 डैश तक वाला पार्ट विद इन द क्लिप रेक्टेंगल लाई कर रहा है, बाकी सारा इसका बाहर है, तो भी एक और चीज जो हमें तय करनी है वो ये होगी कि ये जिस एज के ऊपर हम खड़े हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके आगे सरफेस का पार्ट कितना है जो कि विद इन द रेक्टेंगल और क्लिप पॉलीगॉन दिखाई देना है. क्लिप रेक्टेंगल्स कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड विद क्लिप पॉलीगॉन्स एज वेल. विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. फॉर द मोमेंट हम अपनी क्लिपिंग विंडो जो है उसको एक रेक्टेंगल के तौर पर ही ट्रीट कर रहे होंगे. तो अगर फिल्ड हों पॉलीगॉन्स तो फिर हमें कुछ मजीद काम करना पड़ेगा. सिंपली लाइन क्लिपिंग वुड नॉट हेल्प अस. The first algorithm that we are going to talk about in this connection is Sutherland-Hodgman clipping algorithm. This algorithm clips any polygon against a convex clip polygon. So it's a pretty generic algorithm. किसी भी given polygon को किसी भी convex polygon के अंदर अगर हम लाके clip करना चाहें, we can use this algorithm. So not just a rectangular area that we can use as the clip rectangle, we can make use of a clip polygon as well. That clipping polygon would not be concave or a complex one, but a convex polygon can be used. So triangular area के अंदर भी आप कर सकते हैं, square में भी कर सकते हैं, rectangular area को भी देख सकते हैं, एक pentagon भी हो सकती है आपकी clip polygon. This algorithm would work fine. The other one that we will be talking about today is called
Weiler-Atherton clip algorithm. Weiler-Atherton clipping algorithm clips any polygon against any clip polygon. The polygons may even have holes. So the idea is that we can have our clip rectangle replaced with a clip polygon, which could be not only convex, but it could be concave as well. So Weiler is going to help us a step further, and we'll be able to accommodate clipping of complex polygons as well. Just take a look at an example of clipping polygons. If this is what we have as the given polygon, and the red border area is showing the clip rectangle, then having performed clipping, what we will be getting would be something that is falling within the boundaries of the clip rectangle would be saved or displayed, and anything and everything outside the boundaries of that clip rectangle would be clipped. You can very clearly see that the edges, they are important, of course, where they are intersecting with the clip rectangle, but we do have the concept of the filled area, and out of that filled area, the dimensions of our clip rectangle themselves are pretty important in determining what part of the polygon would be displayed ultimately. So in this case, our clip rectangle, that is intersecting the edges, as well as we have to determine the filled area that would be displayed, and that area is being cut by the rectangle itself. So there are no edges of the polygon in that area, but we still would be determining that, okay, this part is within the polygon to be displayed and is falling within the limits of our clip rectangle. Therefore, along the edge of the rectangle, we'll be clipping that so that the outer part is discarded, and the one that is falling within the boundary, that would be displayed. Let's take a look at another example. Look at this one. Now this is another polygon, and if we need to clip it using this rectangle, that's what we are talking about. See, only parts of the polygon are coming within the boundaries of the clip rectangle, and they themselves are forming multiple separate polygons, and we are not ending up with one cohesive picture that would be clipped and displayed. So there is a scenario in which our starting polygon that needs to be clipped is poised in such a manner that the clip rectangle overlaps only portions of it, and ultimately we end up clipping and coming up with a few examples of separate polygons that we're looking at right now. We've got two triangles and another four-cornered figure, but the original picture, let me just go back to it, and that was this one. So out of this, when we start clipping, the clip rectangle is poised like somewhere around here, and that is what is clipping anything and everything away from this edge, and anything and everything away from that edge, and anything and everything below it. So what we get ultimately is only this corner of the polygon, the original polygon, and this one, and this part, and that is what we are going to see in the next slide. So we've got gaps between the portions of the clipped polygon, A to B and C to D. What if our original polygon that needs to be clipped looks like this, and the dotted line is showing the clip rectangle? The part of the polygon that falls within this boundary would be displayed, and the edges that are outside this dotted line, the clip rectangle, they would be clipped and discarded. So having performed this clipping, we will end up with this kind of a picture. Now, having clipped this polygon, we have ended up with what? A few lines, an open polygon we can call it, because what we are seeing within that clip rectangle is not a closed picture. The vertices are not joined back together to form a closed picture. What we have here is a couple of lines that are dangling around here, and then another couple of lines that are kind of
connected with each other using a staircase, and that's all about it. All in all, having clipped the picture, this doesn't look like a polygon. These are line segments, and it looks as if we have performed some line clipping. And that is what I mentioned earlier on, that if we will be talking about some unfilled polygons, the problem would be as simple as that of line clipping, because we would be dealing with line segments about which we can tell कि end points उसके within the rectangle lie कर रहे हैं, outside the rectangle lie कर रहे हैं, या one is outside, one is inside, we are moving from outside to inside, or we are moving from inside to outside. So depending upon whichever scenario, we will be able to apply an algorithm accordingly for line clipping, and that would effectively end up helping us with unfilled polygon clipping as well. Now these are the areas marked in red which actually have been left open because of this polygon clipping. In the first example you saw that we were able to clip the polygon in such a manner that we ended up with multiple polygons. They were all closed. But in this case, we are looking at certain polygon which is after clipping resulting in the form of line segments, and it appears to be line clipping. And line clipping would effectively help in all such scenarios. Now let's talk about our Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm that we are going to discuss first today. This algorithm uses a divide and conquer strategy. It clips a polygon against a single infinite clip edge and then repeats this process again and again. Whenever we have a larger problem at hand, an idea would be that start decomposing it into smaller components that can be dealt with or treated at a time, and ultimately we'll be able to end up with solution of the comprehensive problem. What we can do is that we can divide a larger problem into smaller chunks, and independent smaller problems are dealt with independently, and ultimately the resultant is solution of the original problem in total. This is the approach that would be taken up by the Sutherland's algorithm. In the Sutherland-Hodgman algorithm, we would be clipping a polygon against edge. We'll take one edge of the clip rectangle and we'll perform this clipping against that edge. Having done that, the result of this clipping would be fed into the next step, and we'll perform the same clipping for the next edge, and ultimately, having done it for all the four edges, we would have done it for the clip rectangle. Now we've got four clip edges, each defining one boundary of the clip rectangle, and successively we clip a polygon against a clip rectangle. One by one, first with one edge. As ever, we talked about this problem when we were talking about line clipping, that whenever we have to find out whether a line is intersecting an edge or the other or not, what we do is we take the infinite projection of that line, and then that extension is tested for intersection with the line segment, and if we come up with an affirmative response that okay, there is an intersection, then the next step is to identify whether that intersection is falling within the boundaries of our clip rectangle or not, and then accordingly we decide what part of the line would be saved and what part would be clipped and discarded. So the same process would be repeated over here as well, and we'll be doing it step by step, first for one edge and then for all other edges respectively. Capping the steps of the algorithm, the polygons can be clipped against each edge of the window one at a time. The vertices which are kept after clipping against one window edge are saved for clipping against the remaining edges. So as I said, we'll be doing this for one edge. The resultants would be saved for getting fed into the same processing for the second edge, because we need to find out what portion of the polygon is going to come within the boundaries of the clip rectangle and would be saved and displayed. So we'll not do it like for a simple line clipping, because in case of line clipping we knew that this was the only line segment that we are talking about, but in case of polygons we know that this is the line segment which is forming one of the edges of the polygon,
and there would be multiple other edges as well, which would be sharing one vertex at each point that they meet with each other. So we'll be repeating the process of identification of intersection of the line segments with edges, and repeating it for all 4 edges of the rectangle if our clipping window is the clip rectangle, which normally is in the simplest case. Now here please note that the number of vertices that usually changes, and typically it would be increasing. Can you tell me how? Well, when we are talking about some unfilled polygon that is being treated for clipping, आप क्या करेंगे? आपने एक एज के अलॉन्ग देखा, फॉर इंस्टेंस हम क्लिप रेक्टेंगल का लेफ्ट एज ले लेते हैं. लेफ्ट एज के अलॉन्ग अगर हम मेजर कर रहे हैं कि स्पेसिफिक एज ऑफ द ओरिजिनल पॉलीगॉन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, वी कम अक्रॉस एन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड वी नो दैट दिस इज विद इन द क्लिप रेक्टेंगल बाउंड्री. ओके, ये बात तो तय हो गई. इसी के नीचे एक और लाइन चल रही है, उसी पॉलीगॉन का हिस्सा है जिसको हम क्लिप कर रहे हैं, और वो भी इसी लेफ्ट एज को क्रॉस कर रही है. तो उस सूरत में इन दोनों इंटरसेक्शंस के दरमियान में we'll actually be adding another line segment, because that would be forming the left edge of the polygon which is being displayed. Now this has actually added one more vertex, because ऐसा मुमकिन है कि वो जो 2 लाइनें जो हमें दिखाई दे रही थी हमारी क्लिप रेक्टेंगल के अंदर, वो क्लिप रेक्टेंगल की बाउंड्री से बाहर जाके कहीं किसी एक ही वर्टेक्स पे मिल रही हूं. You see what I mean? You've got 2 lines that are converging at some point which is outside the boundaries of our clip rectangle. अब वो बाहर जाके अगर मिल रही हैं तो एक ही वर्टेक्स है जो इसकी वैल्यू हमारे पास ओरिजिनली स्टोर हुई होगी. लेकिन जब हम इस कॉर्नर को क्लिप कर देते हैं, we say that okay this is lying outside the boundaries of our clip rectangle, तो actually we are left with 2 edges, 2 dangling edges. So जहां पर ओरिजिनल डेफिनेशन के अंदर एक वर्टेक्स की वैल्यू स्टोर हो रही थी, वहां पे अब हमें 2 पॉइंट्स की वैल्यूज स्टोर करना पड़ रही होंगी. दिस इज वन इंस्टेंस. इस किस्म के बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं. अभी जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं जिन पॉलीगॉन्स की, जिनको हमने क्लिप रेक्टेंगल के जरिए से क्लिप करके देखा, उनके अंदर आपको ये वाली चीज क्लियरली नजर आएगी. यू विल सी दैट देयर आर सर्टेन पोर्शंस, जैसे अब एक ओरिजिनल वन क्लोज्ड पॉलीगॉन को जो हमने क्लिप किया तो हमारे पास 3 क्लोज्ड पॉलीगॉन्स आ गई. 3 एज एक में, 4 एज एक में. सो you've got multiple polygons which are emerging as a result of that clipping that is performed on the original unified single polygon. So number of vertices may start increasing. जब आप क्लिप करना शुरू करेंगे, there would be certain areas जहां पर original vertices से तादाद vertices की बढ़ जाएगी. Original edges जो थे polygon से, उनसे तादाद बढ़ जाएगी clipped polygon की, because clipping के बाद हमारे पास edges या वो कॉर्नर्स जो कि कट कर रहे हैं हमारी क्लिप रेक्टेंगल को, उनकी तादाद बढ़ जाती है. एंड दैट सिंस वी आर यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, देयरफॉर वी वुड बी एक्चुअली अल्टीमेटली एलिमिनेटिंग द एरियाज दैट आर फॉलिंग आउटसाइड एंड शुड बी एबल टू कम अप विद lesser number of vertices to display for a specific area of the clip rectangle. Now let's closely take a look at the 4 cases of polygon clipping against an edge. First case, when we have something which is wholly inside our visible region, when we are talking about some edge of the polygon which has both its endpoints lying within our display area or visible area, that means this edge needs to be saved, because this complete edge is part of our visible picture and nothing should be clipped. So this is one form in which we come across that edge which has both its endpoints lying within the boundaries of the display area or the clip rectangle, and hence we save the endpoints. And second case, exit visible region. That means the line segment that we are currently working with is such that the starting point is within the display area, visible area, but the other endpoint, the farther endpoint towards which we are traveling, that is lying outside the clip rectangle. And that means that we are exiting the visible region. While moving along that edge, we start exiting the clip rectangle. Now in that case,
We started off from a point within the boundaries of the rectangle, and while we were walking along this edge, we came across the intersection with one of the edges. Currently we're talking about the left edge of the clipped rectangle. So the end point of this line segment, which is forming one edge of the original polygon, is yet to be reached, but now we know that we have reached the intersection. That means कि वो वाला जो end point है वो beyond our visible area lie कर रहा है. तो उस सूरत में हमें क्या चीज सेव करनी है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम चले थे वो तो हमें पता ही है. जिस जगह पर हमने बाउंड्री के साथ इंटरसेक्ट किया है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट नाउ नीड्स टू बी सेव्ड, बिकॉज दिस इज द पोर्शन विच इज लाइंग विद इन द विजिबल एरिया एंड विल बी redrawn or shown when we are talking about displaying the clipped picture. Third case, when we have something wholly outside the visible region. We're talking about some edge जिसके दोनों end points हमारे visible region से बाहर lie कर रहे हैं. अब जो ऐसा edge होगा naturally उसके बारे में हमें कुछ भी save नहीं करना, because this is not going to be displayed ultimately. This is coming under the area which would be clipped and discarded. This is not coming within our display rectangle or within our clip rectangle boundaries. So by virtue of lying completely outside our display area or visible area, we discard this. And the last or fourth case is enter visible region, and that is where we save intersection and the end point. Compare it with the earlier case in which we said that we start off from a point within the visible area, and while walking along that edge of the polygon, we cross the boundaries of the clipped rectangle and the end point is farther away outside the display area. तो उस सूरत में हमने कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है, हम उसका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो है उसको सेव कर लेते हैं, एंड नाउ वी नो व्हाट पार्ट ऑफ दैट एज वुड बी एक्चुअली डिस्प्लेड एट द एंड ऑफ द डे. इस केस में क्या हो रहा है? दैट वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम सम पॉइंट outside the visible area, and what we do is we end up crossing the boundary, crossing the left edge. अब जो ही आपने रेक्टेंगल का लेफ्ट एज क्रॉस किया, इसका मतलब यह है कि अभी इसका एंड पॉइंट जो है वो फर्दर कहीं आगे आ रहा होगा. नाउ एज सून एज यू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल, यू नो दैट यू हैव एंटर्ड द विजिबल एरिया. अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सेव कर लें, और फिर जो दूसरा एंड पॉइंट है विच वुड बी विद इन द डिस्प्ले एरिया, तो उसको भी सेव कर लिया जाएगा. सो ये चार केसेस होंगे. एक वो जिसके अंदर हमारे पास पूरे का पूरा एज विद इन द डिस्प्ले एरिया लाई कर रहा है एंड वी सेव बोथ द एंड पॉइंट्स. एक वो केस जिसके अंदर पूरे का पूरा एज आउटसाइड द डिस्प्ले एरिया या क्लिप रेक्टेंगल लाई कर रहा है, जिसमें वील बी डिस्कार्डिंग, वी वोंट सेव एनीथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने डिस्प्ले तो होना नहीं. और फिर वो केस जिसमें हम फ्रॉम विद इन द डिस्प्ले एरिया और विजिबल एरिया ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल वॉक कर रहे हैं आउटसाइड द डिस्प्ले एरिया, तो उस सूरत में हम सिर्फ जहां पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसको सेव कर लेते हैं. और फाइनल केस वो वाला जिसके अंदर वी आर वॉकिंग फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ दैट क्लिप रेक्टेंगल और डिस्प्ले और विजिबल एरिया, एंड वी आर वॉकिंग इनटू दैट डिस्प्ले एरिया. तो उस सूरत में जहां पर हमें इंटरसेक्शन मिलता है उसको, और फिर जो अगला एंड पॉइंट है उसको, उन दोनों को हम सेव कर लेते हैं, बिकॉज दैट वुड बी फॉर्मिंग द एज दैट वुड बी डिस्प्लेड विद इन आवर क्लिप रेक्टेंगल. Let's take a look at another example. What kind of a polygon is it? Is it convex or concave? Yes, you're right. This one is concave because within the boundaries of the polygon, अगर आप कोई से भी दो points लीजिए और उनको connect कीजिए with a straight line, the straight line tends to intersect some edges of the polygon, and we know that this polygon is a concave polygon. अब अगर इस concave polygon को हमने एक क्लिपिंग रेक्टेंगल के जरिए से क्लिप करना हो, क्लिपिंग रेक्टेंगल आपको इस वक्त डॉटेड लाइन की शक्ल में दिखाई दे रही है. नाउ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस क्लिप रेक्टेंगल जो कुछ लाई कर रहा है उसे हमने शो करना है, और जो कुछ आउटसाइड द क्लिप रेक्टेंगल है उसको हमने डिस्कार्ड कर देना. अब हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट? एज आई सेड, वी आर यूजिंग दैट डिवाइड एंड कॉन्कर. तो हम बारी बारी काम करते हैं. सबसे पहला स्टेप तो हम ये करेंगे कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्लिप कर लेंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी व्हेन वी क्लिप द लेफ्ट हैंड साइड. इज दैट राइट? आप देखिए, जो इस क्लिप रेक्टेंगल का लेफ्ट एज है उसे अगर आप इन्फिनिटली एक्सटेंड कर लें,
So that's what it's going to end up in. तो जो हमारा स्टार है उसका लेफ्ट विंग वो तो कट ही गया, और जो लोअर लेफ्ट था उसका भी आपको नीचे वाला पोर्शन वो क्लिप हुआ हुआ दिखाई दे रहा. So that's what we have done. Anything that belongs to the polygon and is crossing the extension of the left edge of the clip rectangle, that has been clipped. We call this clip left. सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि इस पॉलीगॉन को लेफ्ट साइड से क्लिप कर दिया यूजिंग क्लिप लेफ्ट. नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी परफॉर्म क्लिप राइट. सो वैसे ही काम जैसा हमने लेफ्ट एज ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल के लिए किया था, उसी को हमने रिपीट किया फॉर द राइट एज ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल. और अब के भी यही कर रहे हैं कि राइट एज की एक्सटेंशन टू इन्फिनिटी जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी रू से जो जो पोर्शन हमारी ओरिजिनल पॉलीगॉन का उस एक्सटेंशन लाइन के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स राइट, उसको हम क्लिप कर देते हैं. सो हैविंग परफॉर्म्ड द लेफ्ट क्लिप एंड द राइट क्लिप, दैट्स व्हाट वी एंड अप विद. वी हैव डन हाफ ऑफ द जॉब. लेफ्ट एज और राइट एज दोनों के हिसाब से हमने क्लिप कर लिया. अब अगला स्टेप ये होगा कि हम ऊपर और नीचे का ख्याल करें. दाएं और बाएं वाले पार्ट्स तो क्लिप हो गए इफेक्टिवली. नाउ वी डू अ क्लिप बॉटम. क्लिप बॉटम में क्या होगा, जो बॉटम एज हमारा आ रहा है ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल, उसकी इन्फिनिट एक्सटेंशन को हम ले लेंगे और देखेंगे कि उसके साथ कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारी ओरिजिनल पॉलीगॉन, और जितना पोर्शन उसका बियॉन्ड दैट बॉटम लाइन नीचे को लाई कर रहा होगा उसको हम क्लिप कर लेंगे. इस तरह से लेफ्ट साइड, राइट साइड और बॉटम तीनों को हमने क्लिप कर लिया, एंड ऑल वी आर लेफ्ट विद इज समथिंग दैट वुड बी क्लिप्ड फ्रॉम द टॉप. सो फाइनल स्टेप क्या होगा, we'll use clip top and we'll get rid of the top area which is outside the boundaries of our clip rectangle. So original picture में आपने देखा था we had this concave polygon with its edges extending. This is a filled one, of course, over here and over here as well. We started off with the left edge, and using the left edge what we did was we took the extension of the left edge up to infinity, और फिर उसकी जद में आने वाला हर वो हिस्सा इस ओरिजिनल पॉलीगॉन का जो इसके बियॉन्ड लेफ्ट साइड पे जा रहा था उसे हमने आइडेंटिफाई किया और उसे क्लिप कर दिया. देन द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड फॉर द राइट हैंड साइड. राइट साइड के ऊपर इस राइट एज को हमने इन्फिनिटली एक्सटेंड करके उसके साथ इंटरसेक्शंस आइडेंटिफाई की ओरिजिनल पॉलीगॉन की, और ये देखा कि इसका कौन सा पोर्शन है जो कि इस राइट एज के टुवर्ड्स राइट लाई कर रहा है. उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बियॉन्ड लाई करने वाले तमाम हिस्से को क्लिप कर दिया. फिर उसके बाद जब बॉटम की बारी आई तो फिर हमने बॉटम से क्लिप करके जितनी चीजें बॉटम लाइन के नीचे दिखाई दे रही थी, ऑल द पोर्शंस, ऑल द पार्ट्स ऑफ द एजेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड द सरफेस विद इन filled area which was lying beyond the bottom line below it, that was clipped. And finally we repeated the same thing for the top edge, and anything that was above the top edge that was clipped, and finally we got this portion which appears within the visible area or the clip rectangle and is ultimately shown having performed the polygon clipping. Now we are going to continue looking at the same problem, making it simplified a little. We are talking about edges that we are treating at a time. अगर हम unfilled polygons की बात कर रहे होते हैं तो उसमें तुम्हारे पास simply vertices के दरमियान में जो line segments हैं वो edges बना रहे होते हैं, और उन edges के एतबार से हम डिसाइड करते हैं. जब हम filled की बात करते हैं तो फिर उनके दरमियान में जो surface area है हमें उसको भी कंसिडर करना होता है. तो एक एग्जाम्पल हम recap करते हुए चलते हैं. If our clip rectangle is the dotted line that is showing towards right, a rectangular area, and the edge under consideration is defined by P1, P2. Now this would be that case in which the edge is known to lie completely outside the boundaries of the clip rectangle, and you know what would be done in this case? Nothing would be saved, yes, because the two vertices, they are defining an edge which is completely outside the visible area and would not be displayed, it would be clipped. For each boundary, if P1 and P2 both are outside, reject the whole line and output
nothing. So that's what the Sutherland-Hodgman algorithm does. Tests for the line under consideration or the edge under consideration: if both the endpoints P1 and P2 are found to be lying outside the boundaries and the complete line segment, the edge is outside the visible area, it has to be discarded. Nothing is to be saved, nothing is to be output. Whereas in this case, if our P1 is outside and P2 is inside the visible rectangle, the visible area or a clip polygon, तो इसका मतलब यह है कि हम P1 से जब P2 की तरफ आएंगे तो हम आउटसाइड विजिबल एरिया से वॉक इन कर रहे होंगे इनसाइड द विजिबल एरिया. ऐसी सूरत में स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा P1 है ना, जब वहां से चलते हुए हम एज के अलोंग पहुंचेंगे तो व्हाट विल हैपन, एज सून एज वी आइडेंटिफाई दैट वी आर इंटरसेक्टिंग दिस एज, we'll be saving this point of intersection, and we would also be saving P2, because this is the line segment now which is falling within the display area and would be displayed, and the portion outside from P1 to this point of intersection, that would be discarded. So we have P1 dash as the point of intersection of this line segment with the left edge. So for this boundary, what we're going to do is that we will be saving this point of intersection, the P1 dash, and the other endpoint, which is P2. Remember, the case is when P1 is outside and P2 is inside the clip rectangle or the visible area, and we are walking from outside of the visible area to inside. So as soon as we are intersecting the edge of the clip rectangle, that point of intersection has to be saved, and the other point, P2, that would be saved. Yet another case. What about this one? Another trivial one, right? Both the endpoints within the boundaries of the clip rectangle, P1 और P2, पूरे का पूरा edge, पूरे का पूरा line segment display area के अंदर आ रहा है. So what should be done? For each boundary, if P1 and P2 both are inside, you only output P2. P1 से तो आपने शुरू किया ना, P1 से आपने ये देखना शुरू करना है कि अब हम अगला हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, कहां तक जा रहे हैं, हमारा किस लाइन सेगमेंट की, किस एज की बात कर रहे हैं. सो P1 तो आपके पास डिफॉल्ट में है. नाउ P2, दैट इज द एरिया फ्रॉम P1 टू P2 विच इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्प्ले रेक्टेंगल एंड हैज टू बी सेव्ड, हैज टू बी डिस्प्लेड, बिकॉज इसने ड्रॉ होना है. देयरफॉर द आउटपुट ऑफ दिस वुड बी द पॉइंट P2. And what if we have this case when we start off from within the boundaries of the display area or the visible area or the clip rectangle, and we are walking out of the boundaries. From P1, which is within the display area, we start moving towards the edge, we cross it to reach P2, but P2 is lying outside the display area. P1 से आपने शुरू किया, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला जहां इस लाइन सेगमेंट ने लेफ्ट एज ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट किया है, क्रॉस किया है. अब इस सूरत में व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आउटपुट? यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम P1 एंड नाउ you have reached the edge from within the boundaries of the clip rectangle. We start off here. As soon as we make it here, we know that we are walking outside the boundaries of the display area. P1 तो हमारे पास है ही जहां से हमने शुरू किया था. Now what we need is this point of intersection only. जबकि जब हम outside से inside आ रहे थे तो you could recall now that we were walking from a point outside the boundaries, and as soon as we crossed the boundary to walk within the display area, we said okay, point of intersection को सेव कर लो और फिर जो अगला पॉइंट आ रहा है within the display area P2 उसको भी सेव कर लो. बस इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हम डिस्प्ले एरिया के अंदर से ले रहे हैं. P1 is lying within the clip rectangle, the displayable area, और हमें सिर्फ ये डिटरमिन करना है कि इस लाइन सेगमेंट का कितना पोर्शन ऐसा है, कितना इस एज का पोर्शन ऐसा है जिसने डिस्प्ले होना है, तो वो हमें डिटरमिन करके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से मिल जाएगा. सो फ्रॉम P1 as you start walking outward, as soon as this line segment is crossing the edge, you note this point of intersection, and the output would be the point of intersection only, because having P1, now we only need this point of intersection to determine कि P1 से कहां तक का एरिया डिस्प्ले होना है और क्लिप रेक्टेंगल के अंदर नजर आना है. So in this case what we do is that we are
saving the point of intersection P2 dash. So जब कभी भी इस तरह का सिनेरियो होगा that we'll be walking along an edge which is starting within the display area and is ending outside, we would only be interested in outputting the point of intersection of this line segment with the clipped rectangle boundary. There's another approach that we can take in order to help our process become more efficient, and this is called pipeline clipping approach. What we do in this is that an array S is used to record the most recent point that was clipped for each clip window boundary. So whenever a clipping is performed, this array holds that value. कि कौन सा वाला हिस्सा है जिसको हमने अभी अभी most recently क्लिप किया है. किसी भी क्लिप बाउंड्री जिससे हमने शुरू किया, जैसे हमने लेफ्ट एज से शुरू किया था, हम लेफ्ट एज के हवाले से जब भी क्लिप करते हैं तो उस क्लिपिंग इन्फॉर्मेशन को इस अरे के अंदर स्टोर कर लिया जाता है. Now the main routine passes each vertex P to the clip point routine for clipping against the first window boundary. So typical procedure वही है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, that we will be doing this clipping business successively for all the edges. So अब उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लें. काम ये करते हैं कि एक वो वाला पोर्शन है जिसने लेफ्ट एज को चेक करना है कि उसके साथ क्लिपिंग्स कहाँ कहाँ हो रही हैं. एक वो वाला पार्ट है हमारे एल्गोरिथम का जिसने राइट एज को देखना है, एक ने जिसने बॉटम को देखना है, एक है जिसने टॉप वाले पार्ट को देखना है. तो अब ये प्रोसेस यूजिंग द बेसिक आइडिया और थ्योरी लाइंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग उसको एनकैश कर लेता है कि चलें जब हम लेफ्ट साइड वाला काम कर चुके हों तो इसकी आउटपुट जो है वो हम अगले वाले को दे दें जिसने राइट साइड की क्लिपिंग देखनी है, उसके बाद बॉटम, उसके बाद टॉप. सो बारी बारी चारों एजेस जो हैं उनकी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती चली जाएगी. मगर बजाय इसके कि सारा का सारा काम लेफ्ट एज का एक ही दफा में कंप्लीट किया जाए, वंस वी आर डन विद द फर्स्ट क्लिपिंग, पॉइंट एक आपने मोस्ट रिसेंटली जो क्लिप करना था लेफ्ट साइड से वो कर लिया, ये वाली आउटपुट प्रोवाइड कर दीजिए टू द नेक्स्ट एज. और अगर उसी लाइन सेगमेंट के साथ कोई क्लिपिंग उस एज के अलॉन्ग भी परफॉर्म हो रही है तो वो भी इन सक्सेशन उसकी प्रोसेसिंग भी शुरू हो जाए. एंड वाइल दिस वुड बी डन, जो बैक एंड के ऊपर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो लेफ्ट एज को क्लिप करने के लिए इस्तेमाल होना है या लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है जिस लाइन सेगमेंट ने करना है, उसको प्रोसेस करना शुरू कर दें. और इन टर्न बारी बारी ये चारों एजेस के साथ क्लिपिंग्स जो हैं उनको हम टेस्ट करना शुरू कर दें. So if the line defined by the endpoints P and S which is the most recently clipped point you can recall on the boundary, crosses this window boundary, the intersection is calculated and passed to the next clipping stage. So whatever endpoint we are considering right now, उसको लीजिए और जो most recently clipped point है जहाँ पे intersection हमने identify की है किसी भी एक particular edge के साथ, इन दोनों के दरमियान में जो line segment है उसको टेस्ट कर लीजिए कि उसका कितना पोर्शन ऐसा है जो कि विद इन द बाउंड्रीज लाई कर रहा है. अगर तो वो ऐसी लाइन सेगमेंट बन रही है जो कि क्रॉस कर रही है बाउंड्री ऑफ द क्लिपिंग रेक्टेंगल को, तो फिर दिस नीड्स टू बी क्लिप्ड. तो उसको पास ऑन कर दिया जाए टू द नेक्स्ट क्लिपिंग स्टेज. इफ P इज इनसाइड द विंडो, इट इज पास टू द नेक्स्ट क्लिपिंग स्टेज. द पॉइंट P that we are talking about, and we are considering the line segment between the point P and the most recently clipped one, the point S जिसका रिकॉर्ड हमने स्टोर किया है. अगर point P is within the boundaries, that means कि उस पॉइंट से लेके S तक का जो लाइन सेगमेंट है guaranteed that is going to be within the clipping rectangle, that will have to be saved. And if that point P, next one that we are going to consider, is not within the boundaries, then naturally there has got to be some point of intersection between the line joining point S and P and some of the boundaries of the clip rectangle. Any point that survives clipping against all window boundaries is then entered into the output array of points. So successively बारी बारी सारे के सारे इन एंड पॉइंट्स को जो हम टेस्ट कर चुकेंगे तो इनमें से जो जो क्लिप होते जाएंगे बीइंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल वो तो निकलते चले जाएंगे, बचेंगे हमारे पास सिर्फ वही जो विद इन द डिस्प्ले एरिया लाई कर रहे होंगे. सो फाइनली विल गेट दैट आउटपुट एंड विल स्टोर इट एज एन आउटपुट अरे, and that would serve as the points lying within the display area or within the clip rectangle boundaries. The array first point
stores for each window boundary the first point clipped against that boundary. So we have this separate array called the first point, और इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं हर एक विंडो बाउंड्री के साथ होने वाला पहला इंटरसेक्शन. जिस जगह पर जो पहला पॉइंट हम क्लिप करते हैं लेफ्ट एज के अलोंग, उसको हम उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट अरे में, विच इज स्पेसिफिकली फॉर द लेफ्ट एज. फिर इसी तरह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ राइट एज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ बॉटम, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टॉप, these would be stored in this array. After all polygon vertices have been processed, a closing routine clips lines defined by the first and last points clipped against each boundary. Make sense? We took the left edge, first point को हमने स्टोर कर लिया था जहां पे पहली दफा क्लिपिंग की. उसके बाद नेक्स्ट जहां पे भी इंटरसेक्शन हुई या क्लिपिंग हुई वो वाला पॉइंट भी होगा अवेलेबल. नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट एज वाले तमाम पॉइंट्स अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो अब ऑल वी नीड टू डू इज वी ज्वाइन दैट फर्स्ट क्लिपिंग पॉइंट विद द लास्ट वन एंड दैट वुड डिफाइन आवर लेफ्ट एज ऑफ द डिस्प्ले एरिया. ठीक है ना? इसी तरह से राइट के लिए होगा. जिस जिस जगह पर हमारी ओरिजिनल पॉलीगॉन राइट एज को इंटरसेक्ट कर रही है, क्लिपिंग जहां जहां परफॉर्म होनी है, वो वाले पॉइंट्स हमारे पास स्टोर हो जाएं, हम उनको जोड़ लेते हैं. हाँ, अगर हम फिल्ड पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं तो सूरत में हमें मोहतात रहना पड़ेगा. क्यों भला? अगर तो सिर्फ एजेस की बात है फिर तो ठीक है ना, एजेस कट गए, दिखा दिया जितना हिस्सा अंदर नजर आ रहा था. अगर दरमियान में फिल्ड एरिया भी है तो हाउ शैल वी बी एबल टू टेल कि जनाब कौन सा पोर्शन फिल्ड है, कौन सा पोर्शन अनफिल्ड है? बिकॉज जैसे अभी हम स्टार की एग्जांपल ले रहे थे, अगर स्टार के दो स्पूक्स जो हैं वो एक ही एज की तरफ से क्लिप हो रही हैं तो उनके दरमियान वाला हिस्सा जो फिल्ड है, जो हिस्सा अनफिल्ड है ओरिजिनल पॉलीगॉन के अंदर, वो तो अनफिल्ड ही दिखाई देना है क्लिपिंग के बाद भी. तो किस हिस्से को फिल करना है इसकी आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी हो जाएगी. इन दैट केस विल हैव टू नो कि कौन सा वाला ऐसा एज है जहां से ऑनवर्ड्स हमारे पास फिल्ड एरिया ऑफ द पॉलीगॉन आ रहा है, और उस एरिया को हमने ड्रॉ करते हुए उसके बेस कलर में या टेक्सचर में जो भी उसकी सरफेस के लिए हमने कलर चूज किया हुआ उसमें फिल करना है. और जहां सेकेंड एज उसका मिल जाएगा, विल बी नोइंग दैट ओके नाउ वी आर डन विद दैट पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन, वी आर वॉकिंग आउटसाइड द पॉलीगॉन एरिया, और उस एरिया को हमने फिल नहीं करना होगा. तो बेसिक आइडिया जो हमने अगर आपको याद हो पैरिटी के केस में देखा था, जब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि व्हेन अ पॉइंट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलीगॉन और नॉट, ऑड पैरिटी रूल याद है ना? यू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलीगॉन और वहां से हम एक लाइन सेगमेंट लेके चलते हैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, जिसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं whether the point of interest is lying within the boundaries of the polygon or it is lying outside. तो उसके लिए हमने odd parity rule एक define किया था, which was के start from a point which is outside the boundaries of the polygon and start walking towards the point of interest. अगर इस दौरान we intersect the boundaries of the polygon odd number of times, that means that we have the point of interest lying within the boundaries of the polygon. और अगर हमने even number of edges को cross किया तो उसका मतलब ये होता है कि वो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलीगॉन लाई कर रहा है. सो वील हैव टू डू दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट. सो लेकिन अगर हमें ये पता हो कि हमने जब अपनी पॉलीगॉन को क्लिप किया है तो उसके फर्स्ट पॉइंट जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है उससे लेके सेकंड तक, दिस इज द एरिया विच इज द फिल्ड एरिया, सो वी कैन डिफाइन अ रूल कि हम फर्स्ट से सेकंड तक का पार्ट जो है उसको फिल करेंगे, सेकंड से थर्ड को छोड़ देंगे, थर्ड से फोर्थ तक को फिल करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है? But that would be in that case जब हमें ये sure हो that while the first point of intersection is actually that point which is starting the edge of the polygon beyond which we are going to fill that area. लेकिन दूसरी सूरत में अगर edge इस तरह का है जो कि हमारे क्लिप पॉलीगॉन का जो कॉर्नर बन रहा है उससे क्लिप हो रहा है, so उस केस में starting at that edge will be actually within the filled area of the polygon. तब भी हम यही करेंगे कि वहां से filled ही शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वहां तक फिल करते जाएंगे और उसके बाद उससे अगले पॉइंट तक फिल नहीं करेंगे, और फिर यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप रिपीट होता चला जाएगा. सो दैट विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्ड पॉलीगॉन्स क्लिपिंग. बट देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन दिस एल्गोरिथम एज वेल. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज शॉर्टकमिंग्स नाउ. जब तो हमारे पास केस है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का तो उसमें तो मसला कोई नहीं होता, बट whenever we are talking about clipping concave polygon उसमें इशू आ जाता है.
वो ये है कि जब हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को, जिस जगहों पर हमारी क्लिपिंग रेक्टेंगल के साथ पॉलीगॉन इंटरसेक्ट कर रही है, उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ना शुरू करते हैं फाइनल प्रोसेसिंग के वक्त, तो वी कैन एंड अप इंट्रोड्यूसिंग सम एक्सट्रेनियस लाइंस. नाउ दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड. अब इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? लेट्स टेक अ लुक एट देम. वन इज दैट वी शुड split our concave polygon into two or more convex polygons and then process each of those convex polygons separately. Since we know that this algorithm works fine for the convex polygons, तो given concave polygon को अगर हम multiple convex polygons में split कर लेते हैं, तो this is going to work for each of them fine. So independently अगर 3 या 4 में हमने split किया, तो उन 3-4 convex polygons को हम अलग अलग process कर लेते हैं for the clipping, and we end up with our required results. The areas that need to be displayed and are falling within the visible area, those would be displayed, and the areas lying outside would be clipped. Another thing that we can do is that we check the final vertex list for multiple vertex points along any clip window boundary and correctly join the pairs. This is something that we are recapping again. जैसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास अगर मल्टीपल एजेस मौजूद हैं, वर्टिसेस जो कि क्रॉस कर रहे हैं हमारी बाउंड्री को, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितने हमारे पास आते हैं उन सब को हम इफेक्टिवली इन ऑर्डर बहुत ध्यान से ये देख लें कि कौन कौन से 2 पेयर्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअली वो वाला पोर्शन बना रहे हैं पॉलीगॉन का विच इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलीगॉन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द क्लिपिंग रेक्टेंगल. क्लिप रेक्टेंगल के अंदर तो वो हैं, तो वो तो हमने क्लिपिंग का जब प्रोसेस कंप्लीट किया तो वो तमाम वर्टिसेस उसी के नतीजे में तुम्हारे सामने आए. मगर अब उस वर्टिस लिस्ट के अंदर ये देख लीजिए कि कौन कौन से पेयर्स ऑफ वर्टिसेस ऐसे हैं जिनको आपस में जोड़ना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन दैट इज बीइंग क्लिप्ड. सो दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन विद केयर, दैट वी आर एबल टू जॉइन द राइट पेयर्स. एंड देन another thing that we can do is that we can use a more general polygon clipper, and that could be the Weiler-Atherton polygon clipping. This is our next algorithm that we are going to talk about. Another algorithm that is used for polygon clipping and is known to be better than the last one, the Sutherland-Hodgman's. The approach that it takes is that sometimes it follows the window boundaries instead of the polygon boundary. So पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम पॉलीगॉन के एजेस को लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, फिर किस जगह पर हमारी इंटरसेक्शन हो रही है विंडो बाउंड्री के साथ. और दूसरा ये कि हम विंडो बाउंड्री के अलाउंग चलना शुरू करें और देखें कि विंडो बाउंड्री को किस किस जगह पर, किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारी ओरिजिनल पॉलीगॉन. सो दिस इज एन अप्रोच दैट इज टेकन इन Weiler-Atherton polygon clipping algorithm. For an inside to outside pair of vertices, we follow the window boundary in a clockwise direction. This algorithm takes this approach that whenever we are talking about such an edge of the polygon to be clipped, which is based on a pair of vertices जो कि from within the displayable area to outside the displayable area extend कर रहे हैं edge of the polygon को, तो उस सूरत में we use window boundary. So follow the window boundary and look for all those points of intersection. And you can tell why we should be doing that. क्योंकि अगर हम from inside to outside जा रहे हैं तो जो हमारा starting point है वो तो within the display area और वो हमें known होगा P1. हर उस edge के लिए जो कि क्रॉस करेगा बाउंड्री को, हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड होगा. Get it? आपने पॉइंट P1 लिया विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द क्लिप रेक्टेंगल, वहां से आपने चलना शुरू किया टुवर्ड्स द बाउंड्री, जहां आपको इंटरसेक्शन मिला, दैट इज द पॉइंट दैट नीड्स टू बी सेव्ड. पहला पॉइंट P1 हमारे पास पहले से मौजूद है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये वाला सेगमेंट है जो विद इन द क्लिप रेक्टेंगल लाई कर रहा है और इसको डिस्प्ले होना है. जबकि अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो P1 हमारा आउटसाइड द डिस्प्ले एरिया है. सो वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट के इंटरसेक्शन कहां पे होता है, बल्कि हमें यह भी जानना है कि उसका पॉइंट P2 जो है वो कौन सा है, ताकि एग्जैक्ट वो वाला लाइन सेगमेंट जो कि विद इन क्लिप रेक्टेंगल लाई कर रहा है और डिस्प्ले होगा वो हमें मिल सके. सो दैट इज वाई द एल्गोरिथम सजेस्ट दैट वी कैन यूज विंडो, वी कैन फॉलो द विंडो, द एजेस ऑफ द विंडो और द बाउंड्री ऑफ द विंडो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेस दैट आर moving from inside to outside.
for an outside to inside pair of vertices, follow the polygon boundary. And that makes sense, because ये पुरानी वाली अप्रोच होगी जिस तरह कि हमने लास्ट एल्गोरिथम में किया था, कि अगर हम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आ रहे हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन 2 points. We'll be saving 2 points. One would be the intersection with the boundary, the other one would be the next point P2. From that point of intersection to P2, that would be defining the line segment that would be saved and displayed ultimately. So take a look at this example. In here you can see that we are walking along the boundary of the clip rectangle. The up arrows are showing that we are trying to move in the clockwise direction, and in this process we would be interested in the pairs of vertices that are what, from inside to outside, okay, and for all others we will be repeating the process as was followed in the Sutherland's algorithm, because there we will be requiring not only the point of intersection but also the other end point. But in this case we only require the point of intersection, because स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारे उन सेगमेंट्स का वो विद इन डिस्प्ले एरिया है और वो नोन है हमें, एंड उस पॉइंट की मौजूदगी में, P1 की मौजूदगी में हमें सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए in order to decide that what part of the polygon would be displayed. Today we have talked about polygon clipping algorithms. इससे पहले हमने लाइन क्लिपिंग और पॉइंट क्लिपिंग की बात कर ली थी और उसके मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को देखा और उनकी एफिशिएंसीज को भी कंपेयर किया था. आज हमने पॉलीगॉन क्लिपिंग के हवाले से बात की और फिर इसमें हमने देखा कि अनफिल्ड पॉलीगॉन्स हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और फिल्ड पॉलीगॉन्स हैं उनके लिए हम क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं. सो दो डिफरेंट एल्गोरिथम्स, उनके हमने एक एल्गोरिथम की हमने शॉर्टकमिंग्स देखी हैं, फिर उनको कवर करने के तरीके जो हैं वो भी देखे, और फिर हमने एक मॉडिफाइड वर्जन, एक बेहतर वर्जन जो है उसको भी देखने की कोशिश की. सो दीज क्लिपिंग एल्गोरिथम्स आर इनवेरिएबली यूज्ड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सीन्स दैट वी नीड टू डिस्प्ले. एक और केस भी होता है क्लिपिंग का जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि इंटीरियर ऑफ अ क्लिप रेक्टेंगल ही दिखाना हो. एट टाइम्स इसकी रिक्वायरमेंट इनवर्स हो सकती है. इन्वर्टेड रिक्वायरमेंट वुड बी कि डिस्प्ले एरिया जो हम क्लिप रेक्टेंगल जिसको कहते हैं वो उस एरिया को डिफाइन करे जिसके अंदर चीजें डिस्प्ले नहीं होनी. सो वी क्लिप आर गिवन पॉलीगॉन इन सच अ मैनर दैट द पार्ट्स लाइंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ क्लिप रेक्टेंगल आर एक्चुअली क्लिप्ड and anything and everything outside those boundaries is displayed or saved. So that can always be done using inverse of the algorithms that are followed for clipping the way we are clipping today. So as I said, this brings us to the end of discussion on clipping. We'll be coming up with another interesting topic next time. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.